हेलो सीए इंडर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो चीज़ें कवर करने वाले हैं, मैं एक बार बता दूं आप लोगों को कि इस वीडियो के अंदर कवर होगा आपका सेक्शन 7, सेक्शन 8 और साथ ही साथ में 3 शेड्यूल जो कि रहेंगे आपके शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़े टाइम का हो जाए क्योंकि टू मेनी कंसेप्ट्स टू कवर इन दिस चैप्टर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक चीज समझ के लो, पूरा सेक्शन 7 आपको क्या बताता है। तो उसके लिए एक चार्ट ड्रॉ किया हुआ है मैंने यहाँ पे, सब लोग ध्यान से देख लेना। सेक्शन 7 बात करता है सप्लाई के बारे में। किसके बारे में बात करता है? सप्लाई के बारे में। तो जीएसटी के अंदर जीएसटी एक्चुअल में कब लेवी होता है ना, तो जो उसका एक टैक्सेबल पॉइंट बोल सकते हैं आप, एक चार्जेबल पॉइंट बोल सकते हैं, वो तब रहता है जब एक ट्रांजैक्शन एज अ सप्लाई क्लासीफाई हो जाए। तो ये सप्लाई है क्या एग्जैक्टली, वो आपको डिफाइन किया गया हुआ है सेक्शन 7 के अंदर। तो हम लोग समझ के लेंगे कि हमें पहले तो पढ़ना क्या। तो सप्लाई मतलब क्या? तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, जैसी कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। मतलब ये ना एग्जाम्पल्स है, ये क्या है? सारे एग्जाम्पल्स। ये छोड़ के भी ट्रांजैक्शन सप्लाई बोल सकते हैं, बट उन्होंने ना एक डिफाइन करने के लिए अपने को सप्लाई के एग्जाम्पल्स दे दिए। विच इज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एक बात को समझ के लो, एक ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोल के क्लासीफाई होने के लिए ना यहां पे क्या बोला गया हुआ है? एक तो सप्लाई सबसे पहले किसका होना चाहिए? या तो गुड्स का होना चाहिए, या तो सर्विस का होना चाहिए, या तो बोथ का होना चाहिए, है ना। फिर इसके अंदर है ना दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स डाले इन्होंने, जो कि सबसे पहला क्या है? कंसीडरेशन। सबसे फर्स्ट क्या है? कंसीडरेशन। और दूसरा क्या है आपका? बिजनेस। यानी कि एक ट्रांजैक्शन आपका सप्लाई बोल के तभी क्लासीफाई होगा जब उसके अंदर कंसीडरेशन है, साथ ही साथ में क्या है? बिजनेस है। तो अगर इन दोनों में से एक भी इंग्रेडिएंट मिसिंग हो गया तो ट्रांजैक्शन सप्लाई में क्लासीफाई नहीं होगा। यहां तक समझा आपको? चलो ठीक है। फिर अभी कुछ वर्ड्स को पढ़ के लेते हैं अपन। तो हमने सबसे पहले देखा था कि सप्लाई होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का। तो भैया गुड्स मतलब क्या और सर्विस मतलब क्या? तो गुड्स के अंदर सबसे पहले क्या आता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी चीज का नेचर मूवेबल है वो क्या बन जाएगा? आपका गुड्स। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। तो मनी एंड सिक्योरिटीज को गुड्स के अंदर नहीं रखा है, ठीक है। बाद में ये रीड कर लेना, मैं जो सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ा रहा हूं। सर्विस मतलब क्या? हर वो चीज जो गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी नहीं है उसको क्या बोला गया हुआ है? सर्विस बोला गया हुआ है। तो यहां तक पढ़ के मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि भैया अगर मैंने कोई भी मनी एंड सिक्योरिटीज के अंदर ट्रांजैक्शन किया, सिक्योरिटीज मतलब क्या? कोई भी कंपनी के शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, तो इसको है ना गुड्स भी नहीं बोला गया हुआ है और सर्विस भी नहीं बोला गया है। ना ही गुड्स बोला गया हुआ है, ना ही सर्विस बोला गया हुआ है। अच्छा, अगर गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है, मतलब अगर इसका कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। बट यहां पे ना एक पॉइंट बोला गया हुआ है, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। मतलब क्या हो गया? समझो कि आपको फॉरेन घूमने जाना था, उसके लिए आपने क्या किया? किसी पर्सन को 1 लाख रुपीज पे किए और अज्यूम कर लो हाइपोथेटिकली आपको उसके पास से 1000 रुपीज के यूरोज मिल गए। तो यहां पे आपने सामने वाले को क्या दिया? मनी। सामने वाले ने आपको इन रिटर्न क्या दिया? मनी। ये हो गया ट्रांजैक्शन इन मनी, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। बट जो पर्सन ने आपको ये कन्वर्जन करा के दिया उसने आपसे क्या किया? 2000 रुपीज का कमीशन चार्ज किया। तो ये 2000 रुपीज का कमीशन क्यों चार्ज हो रहा है? क्योंकि आपका फॉर्म ऑफ करेंसी चेंज हो रहा है। तो ये 2000 को अपन सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। सिमिलरली अगर आप लोगों ने लेट से किसी पर्सन को 500 रुपीज का नोट दिया और उससे चेंज लिया, उसके बदले 500 रुपीज का चेंज लिया और ये एक्सचेंज के लिए उसने आपसे 10 रुपीज कमीशन लिया, तो वो 10 रुपीज को भी हम लोग क्या मान लेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट।
अगला पॉइंट किसकी बात करता है? कंसीडरेशन। एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं, कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न आप लोगों ने देना चाहिए। तो समथिंग इन रिटर्न भैया हो सकता है आप लोग उसको मनी में दे रहे हो या तो अदरवाइज दे रहे हो। अदरवाइज का क्या मतलब है? लेट से आपने किसी से मोबाइल लिया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने किसी से मोबाइल लिया, अभी आपको उसको इन रिटर्न पैसा देना था, मनी देना था। आपने बोला सर मैं आपको पैसा नहीं देता, मैं आपका पूरे साल का जीएसटी का रिटर्न फाइल करके दे देता हूँ, साथ में आपकी अकाउंटिंग करा के दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपने उसको कंसिडरेशन मनी में नहीं दिया, आपने कंसिडरेशन उसको काय में दिया? इन काइंड दे दिया, आपने उसको सर्विस दी ना इन रिटर्न, तो वो भी आपका कंसिडरेशन माना जाएगा। कंसिडरेशन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट और फॉरबियरेंस। इसका एक एग्जांपल से समझो, ठीक है? यहाँ पे क्या हो गया, एक रियल एग्जांपल समझ के लो। यहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस है, यहाँ पे उसी के बाजू में एक पान वाले का शॉप है, ठीक है? तो पान वाले के इधर क्या होता था, लोग आते थे, पान खाते थे, वापस स्प्लिट वगैरह करते थे, तो उसकी वजह से ना इसके यहाँ पे क्लाइंट्स का लॉस होने लग गया, यहाँ पे क्लाइंट्स आना मना कर दिए। तो ये सीए ने पान वाले को क्या बोला, मैं तेरे अगेंस्ट सोसाइटी में कंप्लेन दे रहा हूँ, सोसाइटी में क्या कर रहा हूँ, कंप्लेन दे रहा हूँ, और मैं तुझे यहाँ से लेके निकलवा दूंगा। पान वाला सीए वाले को क्या बोला, सर आप ऐसे मत करो, मेरी रोजी रोटी है, आपका जो भी क्लाइंट का लॉस हो रहा मैं समझ सकता, एक काम करो, मैं आपको 10,000 रुपीज पर मंथ दूंगा, बट प्लीज आप टॉलरेट कर लो। नहीं है, आप क्या कर लो, टॉलरेट कर लो, जो भी लोग यहाँ पे स्प्लिट कर रहे या स्मोक कर रहे रहेंगे जो भी। तो यहाँ पे सीए ने क्या किया, टॉलरेट किया। क्या टॉलरेट किया? पान वाले के कस्टमर को टॉलरेट किया। इसको भी या टॉलरेंस को भी क्या माना जाएगा आप लोगों का? कंसीडरेशन माना जाएगा। आई होप यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। फिर भैया क्या डिपॉजिट को हम लोग कंसीडरेशन मानेंगे क्या? ये क्वेश्चन है, क्या डिपॉजिट को हम लोग कंसीडर करेंगे क्या एज अ कंसीडरेशन? तो सबसे पहले डिपॉजिट आपका रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है वो देखो। अगर आपका डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल है ना, तो एक्चुअल में वो आपका डिपॉजिट नहीं है, वो आपसे और कोई पैसा लिया गया है डिपॉजिट नाम के अंडर। हो सकता है वो रॉयल्टी हो सकता है वो ट्रेडमार्क के लिए उन्होंने आपसे पैसा लिया हो, या जो भी है, उसको हम लोग कंसिडरेशन मानेंगे, कंसिडरेशन मानेंगे। या तो आपका डिपॉजिट कैसा है, रिफंडेबल है। लेट से आप लोगों ने एक फ्लैट रेंट पे लिया जिसका पर मंथ रेंट था 20,000 रुपीज। रेंट कितना था? 20,000 पर मंथ। तो आपने क्या किया, 3 मंथ का डिपॉजिट उनको दे दिया, 3 मंथ का रेंट एज अ डिपॉजिट दे दिया 60,000 रुपीज। और ओनर ने क्या बोला था, आप जब फ्लैट छोड़ के चले जाओगे हम आपको पैसा रिटर्न दे देंगे। यानी कि ये 60,000 अपने आप में क्या थे, रिफंडेबल अमाउंट थी। तो क्योंकि ये रिफंडेबल अमाउंट है तो वैसे तो इसको हम लोग कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। बट क्या हो गया, आपका लास्ट मंथ था टेनेंसी का, आपने ओनर को क्या बोला, सर वैसे भी मैं अगले महीने छोड़ के जा रहा हूं, तो अब एक काम करो ना, मेरे डिपॉजिट में से रेंट को एडजस्ट कर लो, मैं आपको पैसा नहीं दे रहा बट मेरे डिपॉजिट में से एडजस्ट कर लो। ओनर बोला ठीक है। तो ओनर ने इसमें से कितने रुपीस एडजस्ट किए थे, लास्ट मंथ का रेंट, यानी कि कितना एडजस्ट किया, 20,000। तो ये 20,000 को हम लोग कंसिडरेशन मानेंगे। मतलब उसने एडजस्ट कितने रुपीस नहीं किए, 40,000 एडजस्ट नहीं किए, तो 40,000 को हम लोग कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। क्लियर है? आई होप यहां तक सबको समझा होगा, चलेगा, परफेक्ट। फिर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, जो कि है आप लोगों का फैमिली। देखो फैमिली का मतलब क्या है, अगर आपके स्पाउस और चिल्ड्रन है तो वो हमेशा आपकी फैमिली माने जाएंगे। कौन? आपके स्पाउस और चिल्ड्रन आपकी फैमिली हमेशा माने जाएंगे। बट अगर आपके पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ब्रदर है या सिस्टर है, तो चेक करो क्या वो आपके ऊपर होली या मेनली डिपेंडेंट है क्या। अगर वो आपके ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट है तो वो आपकी फैमिली है, अगर वो आपके ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट नहीं है तो वो आपकी फैमिली नहीं है। एक ऐसे एग्जांपल से समझो, ठीक है? लेट से आपका ब्रदर है, वो यूएसए के अंदर वेल सेटल्ड लॉयर है। वेल सेटल्ड क्या है, लॉयर। कैन आई से वो आपकी फैमिली नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो वेल सेटल्ड है, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। समझा क्या? दूसरा, लेट से आपकी स्पाउस डॉक्टर है एंड वेल सेटल्ड है, डॉक्टर है और क्या है, वेल सेटल्ड, तो ये आपकी फैमिली है क्या? तो ये आपकी फैमिली है, क्योंकि स्पाउस के लिए ये नहीं देखना होता है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है। सिमिलरली लेट से आपके फादर
वो रिटायर है और आपके ऊपर अभी डिपेंडेंट है, आपके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट, तो वो आपकी क्या बन जाएंगे, फैमिली। लेट से आपकी मदर है, वो किसी स्कूल के अंदर टीचर है, किसी स्कूल के अंदर क्या है, टीचर, और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो कहने से वो आपकी फैमिली नहीं है। लेट से आपका सन यूएसए में बहुत बड़ा इंजीनियर है, पर ईयर कमा रहा है 10 करोड़ रुपए, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट, तो भी वो आपकी क्या बन जाएगा, फैमिली, क्योंकि चिल्ड्रन हमेशा आपकी क्या माने जाते हैं, फैमिली। समझा यहां तक, क्लियर है, चलो बढ़ेंगे आगे। फिर अगला पॉइंट आता है बिजनेस। देखो आप लोग कोई भी एक्टिविटी करो, कोई भी एक्टिविटी, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, कुछ भी करो, ठीक है, प्रोफेशन, वोकेशन, भले ही तुम पैसा कमाने के इंटेंशन से करो या सोशल वर्क के हिसाब से करो, कोई भी एक्टिविटी आप लोग करोगे उसको क्या माना जाएगा, आपका बिजनेस माना जाएगा। फिर वो मेन एक्टिविटी के साथ अगर कोई भी इंसिडेंटल या एंसिलरी एक्टिविटी कर रहे हो, उसको भी आपका बिजनेस माना जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक बैंक, उसका मेन काम क्या है, लोगों से पैसा लेना और आगे लोन देना, ये उसका मेन काम है। वो साथ में लॉकर को एडिशनल लॉकर, आपको लॉकर की फैसिलिटी देता, तो वो जो लॉकर की फैसिलिटी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, वो भी बैंक का क्या माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा, ठीक है। फिर बिजनेस बोलने के लिए ना ये चार बातें मैटर नहीं करती। अगर आपके ट्रांजैक्शन भले ही ज्यादा वॉल्यूम में ना हो, फ्रीक्वेंटली ना हो, कंटिन्यूसली ना हो या रेगुलरली ना हो, तो भी ट्रांजैक्शन आपका बिजनेस बोल के क्लासीफाई होगा। तो मैं बोलूं क्या, बिजनेस बोलने के लिए पांच बातें मैटर नहीं करती, ये जो चार है, देखो क्या चार है, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, या तो पेक्यूनरी बेनिफिट, यानी कि आपका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना हो या ना हो, फिर भी ट्रांजैक्शन आपका बिजनेस बोल के क्लासीफाई हो जाएगा, है ना। उसके बाद में अगर आप लोग कोई भी गुड्स को बेच रहे हो, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, अच्छा कैपिटल गुड्स यानी कि क्या, जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप लोगों ने क्या किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया है, कैपिटलाइज किया है। या तो आप लोग कोई भी सर्विस दे रहे हो इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट या बंद करने के लिए कोई भी गुड्स को सप्लाई करना, कैपिटल गुड्स को सप्लाई करना या कोई भी सर्विस देना, वो भी आपका बिजनेस में आ जाएगा। फिर प्रोविजन बाय अ क्लब और एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द फैसिलिटी और बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर, अगर कोई भी सोसाइटी ने अपने मेंबर से कंसीडरेशन लिया उनको कोई भी सर्विसेज देने के लिए, वो भी बिजनेस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। फिर समझो आप लोगों ने कोई भी प्रीमाइस में एंट्री करने के लिए कंसीडरेशन पे किया, जैसे कि म्यूजियम हो गया या जू हो गया, तो वो भी उनका क्या माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। फिर ऐसे ये वाले पॉइंट को ना एक एग्जांपल से ऐसे समझो, एक कंपनी है, लेट से कौन सी कंपनी है, रिलायंस, ठीक है, एग्जांपल को समझो, कंसेप्ट को समझ में आएगा। रिलायंस का चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर था मेरा एक खास दोस्त सीए पवन, ठीक है। तो पवन एक बार क्या हो गया ना, मुकेश अंबानी के साथ घूम रहा था, मुकेश अंबानी के साथ घूम रहा था कहीं, मुकेश अंबानी ने पवन को बोला, पवन अपन एक काम करते, बोट कंपनी को एक्वायर कर लेते। पवन बोला गुड आइडिया सर। बोले पवन तू है ना जाके मर्जर एंड एक्विजिशन कर ले। क्या कर ले, मर्जर एंड एक्विजिशन। पवन ने मना कर दिया। पवन बोला सर मैं आपके कंपनी का चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर हूं, ये मर्जर एंड एक्विजिशन मेरे स्कोप के अंदर नहीं आता। मुकेश अंबानी बोले प्लीज प्लीज मर्जर एंड एक्विजिशन तू ही देख। पवन बोला सर ये मैं काम करके दूंगा, बट ये आपका और मेरा एम्प्लॉयमेंट टर्म्स का नहीं है, ये मेरा अलग से प्रोफेशनल सर्विस है, इसके लिए मैं आपसे 50 लाख रुपए लूंगा। ट्रांजैक्ट देखो, क्या ये पवन कंटिन्यूसली काम कर रहा नहीं, रेगुलरली कर रहा नहीं, फ्रीक्वेंटली कर रहा नहीं कर रहा, बट पवन को ये काम क्यों मिला है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी का क्या है, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, और ये जो 50 लाख रुपीज उसको मिल रहे, सॉरी क्या ना ऐसी, ये इसके आउटसाइड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, बट उसको ये काम इसके लिए मिल रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी के अंदर एक पोजीशन को होल्ड कर रहा है। तो ये 50 लाख को भी क्या माना गया हुआ है, मिस्टर पवन का बिजनेस या तो प्रोफेशन बोल लो माना गया हुआ है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है कि अगर आप लोग रेस क्लब के अंदर कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, टोटलाइज सेटर की या लाइसेंस टू बुक मेकर दे रहे हो या एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस बुक मेकर है, उसको भी क्या माना गया हुआ है, आपका बिजनेस माना गया हुआ है।
जहाँ पे आप लोग बेटिंग वगैरह करते हो, जो पर्सन पे करते हैं, या तो जो रेस कोर्स के अंदर वो बोर्ड लगा रहता है जिसके ऊपर आप लोग कौन से हॉर्स के ऊपर बेटिंग करने हैं, बेटिंग लगा रहे रहोगे, वो सब बिजनेस माना गया हुआ है। और लास्ट में अगर कोई भी एक्टिविटीज गवर्नमेंट खुद भी कर रहा है, कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, उसको भी आपका क्या माना गया हुआ है, बिजनेस माना गया हुआ है। ठीक है, फिर आता है सप्लाई के अलग अलग फॉर्म। देखो, सेल क्या मतलब है, दुकान में गए, पैसा दिया, चीज लेके आ गए, नॉर्मल सेल। फिर क्या आता है, ट्रांसफर, आपके पास आपने फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन किया, गोडाउन में उसको ट्रांसफर कर दिया, ये बन गया आपका ट्रांसफर। फिर क्या आता है आपका बार्टर, आपने गुड्स और सर्विसेज दिए, इन रिटर्न आपको गुड्स और सर्विसेज मिल गए। फिर क्या आता है आपका एक्सचेंज, नवी गाड़ी खरीदने के लिए गए, पुरानी गाड़ी उसको दे दी और कुछ अमाउंट ऑफ कैश दे दिया उसको, ये हो गया आपका एक्सचेंज। फिर आ गया लाइसेंस, कोई भी चीज को यूज करने का परमिशन मिलना, उसको बोल जाते हैं लाइसेंस। फिर आता है रेंटल या तो लीज, कोई चीज को टेम्पररी यूज करने का परमिशन मिलना। फिर आता है डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब परमानेंटली किसी को दे देना विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ रिसीविंग बैक, वो बन जाता है आपका डिस्पोजल। ठीक है, फिर आता है आपका डेफिनेशन रेसिपिएंट का। देखो ध्यान से, रेसिपिएंट मतलब कौन, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन पेएबल है, कंसिडरेशन पेएबल है यानी कि ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो इस केस में रेसिपिएंट वो बन जाएगा जो पर्सन लायबल है कंसिडरेशन देने के लिए। ठीक है, लेट्स से आप लोग होटल में खाना खाने के लिए गए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो जो पर्सन लायबल है पैसा देने के लिए वो क्या बन जाएगा, आपका रेसिपिएंट। बट अगर कंसिडरेशन पेएबल नहीं है तो रेसिपिएंट कौन रहेगा, तो गुड्स के केस में रेसिपिएंट वो बंदा रहेगा जिसको गुड्स आपने डिलीवर किए, या गुड्स का पोजेशन दिया, या गुड्स को मेड अवेलेबल कराया। लेट से आप लोग एक रोड से जा रहे थे, वहां पे एक गिफ्ट शॉप ने नया ओपनिंग किया था, और मॉर्निंग में आप एक कस्टमर थे, रोड से पास हो रहे थे, तो आपको एक किचन गिफ्ट किया, तो कहने से आपको वो गुड्स को डिलीवर किया, तो आप बन जाओगे रेसिपिएंट, भले ही आपने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया होगा। सिमिलरली सर्विसेज के केस में रेसिपिएंट वो जिसको सर्विसेज रेंडर यानी कि जिसको सर्विसेज दिए, वो बन जाएगा आपका रेसिपिएंट। ठीक है, चलो फिर आता है एक पॉइंट, सप्लायर। सप्लायर यानी कि वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए, वो बन जाएगा सप्लायर। बट अगर कोई भी एजेंट है जो कि सप्लायर के बिहाफ पे काम कर रहा, उसको भी क्या माना जाएगा, सप्लायर माना जाएगा। लेट से मेरा बिजनेस महाराष्ट्र में चलता, मुझे एक्सपांड करना था गुजरात में, तो गुजरात में मैंने एक एजेंट को अपॉइंट कर दिया जो मेरे बिहाफ पे गुजरात में गुड्स को सप्लाई करने वाला है, तो वो जो गुजरात का एजेंट है उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, सप्लायर मानेंगे। ठीक है, चलो अभी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि सितंबर 25 जैन 26 अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ना एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे क्या है, एक प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर है ना आप लोग एक्शनेबल क्लेम को बाय एंड सेल कर सकते हैं, एक्शनेबल क्लेम को बाय एंड सेल कर सकते हैं। यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है, तो कहने से बायर इधर से परचेस करेगा, बायर इधर से क्या करेगा, परचेस, और सेलर इधर से क्या करेगा, सेल करेगा। सर कितना सिंपल है, बराबर। तो इस केस में ये जो प्लेटफॉर्म है जहां से एक्शनेबल क्लेम को बाय एंड सेल किया जाता है, इसको भी क्या माना गया हुआ है, सप्लायर। सर बट ये तो सप्लाई नहीं कर रहा है, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली अगर कोई प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू सेलर एक्शनेबल क्लेम को सेल भी कर रहा रहेगा, उसको भी आपका क्या माना गया हुआ है, उसको भी क्या माना गया हुआ है, सेलर माना गया है। क्लियर है, क्लियर है क्या। फिर बाद में पर्सन की डेफिनेशन बहुत जेनेरिक है, जो जो तुम सोच सकते हो सब पर्सन के अंदर आ जाता, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, सोसाइटी, वो सब आ जाएगा। एग्जाम के लिए नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसके लिए हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो अभी 1 सेकेंड का टाइम लो और यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लो आप लोग। ठीक है, मैं सिर्फ पानी पीता हूँ, 1 ही सेकेंड।
तो देखो सेक्शन 7(1) का छोटा वाला ए पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। फिर 7(1) एक्चुअल में ना ये कोई सेक्शन है ही नहीं, ये क्लैरिफिकेशन था, इसको बाद में एज अ सेक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। ये क्या बोल रहा है, एक्टिविटीज बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन। इसको एक एग्जांपल से समझो, आपके माइंड में परमानेंट बैठ जाएगा। आई गेस ये सबको मालूम रहेगा, गोकुल धाम सोसाइटी, गोकुल धाम सोसाइटी। लेट से ये एक सोसाइटी है, इंडिविजुअल नहीं है, सोसाइटी है। इसने क्या किया, आपस में शाम को सारे लेडीज बैठते थे और लेट से पापड़ बनाने लग गए। नहीं जानते, पापड़ माधवी का बिजनेस है, दूसरा लेते अपन, चॉकलेट्स बनाना चालू कर दिया। और इधर आया एक इन्हीं का मेंबर जेठालाल, उन्होंने ये सोसाइटी को क्या किया, कंसीडरेशन पे किया। क्या पे किया, कंसीडरेशन। और सोसाइटी ने उसको क्या दिए, गुड्स दिया। कहना है से अभी तुम गवर्नमेंट के हिसाब से सोचो ना यार, ये एक सेपरेट पर्सन है, ये कौन है, एक सेपरेट पर्सन है। और ये कौन है, सेपरेट पर्सन, ये कौन है, सेपरेट पर्सन। अच्छा, सप्लाई होने के लिए दो बातें, सबसे पहला आपका कंसीडरेशन चाहिए, तो कहने से यहाँ पे कंसीडरेशन प्रेजेंट है। दूसरा सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए, वो भी है। और उसके बिजनेस का होना चाहिए, वो भी है। तो कहने से ये सिर्फ, अगर मैं सिर्फ सेक्शन 7(1) को पढ़ता तो भी ये क्या बन जाता, मेरा सप्लाई बन जाता। तो 7(1) बस वही एक क्लैरिफिकेशन है कि अगर अदर देन इंडिविजुअल ने अपने ही मेंबर को कोई भी गुड्स दिए या सर्विस दिए जिसके लिए मेंबर ने उसको कंसीडरेशन पे किया, तो ये ट्रांजैक्शन भी क्या माना जाएगा, आपका सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, चलो फिर आता है एक 7(1)(b। देखो ध्यान से, अभी इसको थोड़ा समझ के लेना। एक ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोल के क्लासीफाई होने के लिए दो बातें लगती, पहला लगता है कंसीडरेशन, दूसरा लगता है बिजनेस। 7(1)(b क्या बोलता कि भैया अगर कंसीडरेशन है, अगर क्या प्रेजेंट है, कंसीडरेशन, फिर बिजनेस या तो प्रेजेंट हो या तो एब्सेंट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उसको फिर भी क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। यानी कि 7(1)(b के लिए कहना है इसे बिजनेस रेलेवेंट नहीं है, बिजनेस रेलेवेंट नहीं है, उसके लिए क्या रेलेवेंट है, सिर्फ कंसीडरेशन। तो इसके अंदर क्या था, देखो अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो, अच्छा इंपोर्ट करना मतलब क्या, इंडिया के बाहर से इंडिया में लेके आना। तो अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो और कंसीडरेशन पे कर रहे हो, फिर वो पर्सनल पर्पस रहे या बिजनेस पर्पस रहे, हम लोग उसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। क्लियर है, क्लियर है क्या। और ये जो एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस है ना, इसके लिए और एक बड़ा सा चार्ट बनेगा, जो ये अगला सेक्शन कंप्लीट होगा ना, तब मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का शेड्यूल 1। क्या आता है आप लोगों का, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 बोलता कि देखो भैया यहां पे कंसीडरेशन मिसिंग है। क्या मिसिंग है, कंसीडरेशन मिसिंग है, फिर भी हम लोग इसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। हम लोग ऐसे 4 एक्टिविटीज बता रहे जहां पे आपका क्या मिसिंग है, वापिस से बताओ, कंसीडरेशन मिसिंग है, फिर भी हम लोग इसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। ठीक है, कितने एक्टिविटीज पढ़ेंगे हम लोग टोटल इसके अंदर, 4। फिर आएगा सेक्शन 7(1) बड़ा वाला ए, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 बोलेंगे, तुम लोग ना जरा चुप बैठो, दिमाग मत लगाओ, मेरी बात सुनो। एक ट्रांजैक्शन को मैं बोलूंगा क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस, ऐसा कौन बोलता है, आपका शेड्यूल 2। ठीक है, फिर आएगा शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 बोलेंगे, ये भाई मेरी बात सुनना, तू कुछ भी रहे, तू हो सकता है गुड्स हो सकता है सर्विस है, मेरे को लेना देना नहीं, मैं बोल रहा हूं तू नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, शेड्यूल 3। फिर एक आता है सेक्शन 7(3), ये आपके एग्जाम के लिए कुछ भी रेलेवेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है एक ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस क्लासिफाई करो, अगर वो शेड्यूल 2 में फॉल नहीं हो रहा है तो। क्लियर है यहां तक आप लोगों को, चलो 1 मिनट का टाइम है, ये पूरा जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, इसको फटाक से आपको रीड
चलो आई होप यहाँ तक पढ़ के हो गया रहेगा सबका। अभी देखो ना एक पॉइंट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, डोनेशन। तो डोनेशन का है ना एक छोटा सा चार्ट में बना था। डोनेशन अगर आप लोग आपके बिजनेस प्रोडक्ट का कर रहे हो या तो अदर पॉइंट का डोनेशन कर रहे हो, अदर पॉइंट का डोनेशन करोगे सप्लाई नहीं माना जाएगा। बिजनेस प्रोडक्ट का डोनेशन कर रहे हो तो आपके चेक हो गए इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन एडवर्टीजमेंट करना है, इंटेंशन क्या आप लोगों का एडवर्टीजमेंट करना है, तो इसको सप्लाई माना जाएगा। आपका इंटेंशन अगर एडवर्टीजमेंट करना नहीं है तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। वापस से ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा। डोनेशन, अगर आप लोग डोनेशन बिजनेस प्रोडक्ट का कर रहे हो और आपका इंटेंशन एडवर्टीजमेंट करना है तो सप्लाई माना जाएगा। अगर आपका इंटेंशन एडवर्टीजमेंट करना नहीं है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। और अगर आप लोग डोनेशन कोई अदर प्रोडक्ट का कर रहे हो तो उसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल से, ये जेठालाल है, कौन है ये, जेठालाल। जेठालाल का बिजनेस कौन सा है, आपको सबको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक का। किसका बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो जेठालाल ने क्या किया, एक है ना एसी को डोनेट किया ओल्ड एज होम को। क्या डोनेट किया, एसी को डोनेट किया ओल्ड एज होम को। और क्या लिखा वहां पे, देखो लिखा जेठालाल ने विथ रिगार्ड्स गड़ा फैमिली। अभी यहां पे देखो एसी डोनेट किया मतलब ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर सप्लाई के अंदर आता, और बिजनेस का भी हो रहा है तो बिजनेस प्रेजेंट है। बट जेठालाल को कोई कंसीडरेशन इन रिटर्न नहीं मिल रहा। कंसीडरेशन क्या है, एब्सेंट है, इसके लिए हम लोग इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, सीधी बात है। सेम नट्टू काका ने क्या किया, इधर क्या लिखा, विथ रिगार्ड्स गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसफर हो रहा, बिजनेस के गुड्स का ट्रांसफर हो रहा, बट इधर भी कंसीडरेशन एब्सेंट है, इसके लिए भी हम लोग उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। बट भैया बागा ने क्या किया, देखो ना, बागा भाई ने क्या लिखा, विथ रिगार्ड्स गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम विजिट गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे और कॉल 8080808080। यहाँ पे बिजनेस प्रेजेंट है और कंसीडरेशन में उसने एडवर्टीजमेंट का भी सर्विस ले लिया ओल्ड एज होम से, तो कंसीडरेशन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, इसके लिए हम लोग इसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। समझा क्या, क्योंकि यहाँ पे बागा के एग्जाम्पल में एडवर्टीजमेंट प्रेजेंट था, समझा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है आर्ट वर्क सेंड टू गैलरी। देखो यहाँ पे आपको मालूम है ना, ये हमारे मजनू भाई, कौन है, मजनू भाई, इन्होंने क्या किया, अपना पेंटिंग, देखो ट्रांजैक्शन नंबर 1, अपना पेंटिंग किसको ट्रांसफर किया, आर्ट गैलरी को। अपना पेंटिंग किसको ट्रांसफर किया, आर्ट गैलरी। देखो पेंटिंग मजनू भाई का वोकेशन था, उसने उसको ट्रांसफर कर दिया आर्ट गैलरी को, ट्रांसफर हो रहा। बट केस 1 में देखो, केस 1 में ट्रांसफर हो रहा बट कंसीडरेशन नहीं मिल रहा, इसके लिए ट्रांजैक्शन 1 को हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि ट्रांसफर है, बिजनेस के गुड्स का ट्रांसफर है बट कंसीडरेशन नहीं है। वेयरएज ये ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होगा, जब इशिका ने ये परचेस किया, यानी कि ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन नंबर 2। यहाँ पे इसने इसको ट्रांसफर किया और इशिका ने आर्ट गैलरी को क्या पे किया, कंसीडरेशन पे किया। फिर आर्ट गैलरी ने कंसीडरेशन दिया रहेगा मजनू भाई को, तो जब इशिका ने कंसीडरेशन पे किया तब इस ट्रांजैक्शन को क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है आज सबको, समझा ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है नो क्लेम बोनस बाय इंश्योरेंस कंपनी। इसका एक रियल लाइफ का एग्जांपल देख लो, ठीक है। हमारे बड़े भैया CA संकेत अग्रवाल, ठीक है, ध्यान से सुनना। भाई के पास गाड़ी है ऑडी। भाई ने क्या किया, एक इंश्योरेंस निकाला था 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024। इंश्योरेंस कितने रुपीस का था, 80,000 रुपीस का इंश्योरेंस था। भाई ने इस साल में क्लेम नहीं किया, इंश्योरेंस का क्लेम किया ही नहीं, गाड़ी को कुछ हुआ ही नहीं। गाड़ी उन्होंने सैम सर को चलाने दी नहीं थी, हमारे दूसरे दोस्त को, तो गाड़ी को कुछ हुआ ही नहीं। गाड़ी हमारे सैम सर चलाएंगे तो इंश्योरेंस का बहुत खर्चा निकलता। बट अगली बार क्या हो गया, अगली बार वापिस से इंश्योरेंस आया रिन्यूअल को, ये पीरियड के लिए रिन्यूअल आया, ठीक है। अज्यूम कर लो अभी सेम इंश्योरेंस कितने रुपीस का था, 80,000 रुपीस का इंश्योरेंस था। बट कंपनी ने सर को क्या बोला
क्योंकि तुमने 2024 में कोई भी क्लेम नहीं किया, हम आपको देते हैं 10,000 रुपीज का नो क्लेम बोनस। 10,000 रुपीज का क्या देंगे? नो क्लेम बोनस। अब हमें कितना पैसा दो? 70,000 रुपीज ही दो। तो सीधा मुद्दे पे आते, कहना इससे ये नो क्लेम बोनस एक टाइप का इंश्योरेंस कंपनी ने संकेत भाई को दिया हुआ डिस्काउंट बन गया। क्या बन गया? डिस्काउंट बन गया। तो ये 10,000 रुपीज का नेचर डिस्काउंट है। ये 10,000 रुपीज कोई भी सप्लाई नहीं माना जाएगा बाय संकेत सर टू इंश्योरेंस कंपनी। संकेत सर ने इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी सप्लाई नहीं किया जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने उनको 10,000 दिया, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 रुपीज का संकेत सर को क्या दे दिया है? डिस्काउंट दे दिया है। क्लियर है आप सबको? बस वही पॉइंट लिखा इधर, सिर्फ ये रेड कलर का जो पॉइंट है ना उतना आप रीड कर लो। मैं 1 सेकेंड में सिर्फ पानी पी लेता हूं फटक से। चलो, हो गया क्लियर सबका यहां तक? फिर अगला पॉइंट क्या बात करता है कि अगर आप लोग सर्विसेज को क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो, और उसके लिए आप लोग क्या पे कर रहे हो? कंसिडरेशन पे कर रहे हो। वापिस से सर्विसेज को क्या कर रहे हो आप लोग? इंपोर्ट। उसके लिए क्या पे कर रहे हो? कंसिडरेशन। तो उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। इन डिटेल ये थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, थोड़ा टाइम रुक जाना। फिर आता है शेड्यूल 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शेड्यूल 1, यहाँ पे आपका कंसीडरेशन भले ही मिसिंग है तो भी उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। अभी ये पॉइंट पढ़ाने के लिए ना मेरे को आपको कुछ चीजें पहले बतानी होगी, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। ये आगे कई बार रिपीट भी हो गए आपके सिलेबस के अंदर, अभी मैं डिटेल में समझाता हूं। देखो, यहाँ पे एक सप्लायर है, यहाँ पे एक सप्लायर है, यहाँ पे कौन है? रेसिपिएंट। कहना है से सप्लायर रेसिपिएंट को या तो गुड्स देगा, या तो सर्विस देगा, या तो बोथ देगा। रेसिपिएंट इसको क्या पे करेगा? कंसीडरेशन। क्या पे करेगा? कंसीडरेशन। देखो, कंसीडरेशन के दो पार्ट रहते हैं। एक रहता है टैक्सेबल अमाउंट, जो किसके पास रहेगा? सप्लायर। दूसरा कौन सा कंपोनेंट रहेगा? टैक्स कंपोनेंट, जो कि रेसिपिएंट किसको देगा? सप्लायर। बट सप्लायर किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। लेट से ये था एक मोबाइल फोन, ये क्या था? एक मोबाइल फोन, जिसके लिए कंसीडरेशन पे हुआ है 1,18,000। तो इसके अंदर 1 लाख रुपीज का था टैक्सेबल अमाउंट जो सप्लायर अपने पास रखेगा, और 18,000 रुपीज का था जीएसटी जो सप्लायर गवर्नमेंट को पे करेगा। तो कहने से ये सप्लायर के लिए 18,000 रुपीज बन गया आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि उसको वो पैसा किसको पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। तो सप्लायर को गवर्नमेंट को ये डिटेल्स फाइल करके देनी पड़ती है कि हमने रेसिपिएंट को इतने रुपीस का सप्लाई किया, उससे इतने रुपीस का टैक्स कलेक्ट किया, और हम आपको इतना टैक्स पे करने के लिए लायबल है। ये जो डिटेल्स फाइल करता है सप्लायर, उसको बोला जाता है फॉर्म GSTR1, जिसके अंदर सप्लायर अपना आउटवर्ड सप्लाई के डिटेल्स देता है। किसके डिटेल्स देता है? आउटवर्ड सप्लाई के डिटेल्स देता है। बट रेसिपिएंट के लिए कहने से उसने तो 18,000 रुपीज पे कर दिए गवर्नमेंट को, तो उसके लिए ये 18,000 रुपीज बन जाता है इनपुट टैक्स। 18,000 रुपीज क्या बन जाता है? इनपुट टैक्स। तो ये इनपुट टैक्स अगर उसने आइटम बिजनेस के लिए लिया रहेगा, किसके लिए लिया रहेगा? बिजनेस, तो वो 18,000 को क्या कर सकता है? सेट ऑफ कर सकता है अगेंस्ट हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। देखो, रेसिपिएंट ने भी कुछ तो भी आउटपुट टैक्स पे मतलब कुछ तो सप्लाई किया रहेगा, जिसके लिए रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट किया रहेगा। उसके अगेंस्ट ये 18,000 रुपीज को क्या कर सकता है? सेट ऑफ। क्या कर सकता है? सेट ऑफ। तो ये जब सेट ऑफ करेगा तब क्या बन जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बन जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट सर ये 18,000 रुपीज का उसने परचेज किया है, ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा?
तो ये सप्लायर ने जो GSTR1 फाइल किया है उसके बेसिस पे, बेस्ड अपॉन GSTR1 फाइल्ड बाय, किसने फाइल किया था? फाइल्ड बाय सप्लायर, रेसिपिएंट का जनरेट होगा GSTR2A/2B, जिसके अंदर उसको क्या दिखेगा? ITC। ध्यान से सुनना, ये जो है ना GSTR2A/2B, ये होता है ऑटो पॉपुलेट। क्या होता है ये? ऑटो पॉपुलेट। इसको फाइल नहीं करना पड़ता, ये ऑटो पॉपुलेट होके आ जाता। समझा यहां तक आप लोगों को? ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखना। एक तो सबसे पहले ना एक वर्ड को समझ के लो, बिजनेस एसेट मतलब क्या? तो बिजनेस एसेट का मतलब है अगर कोई भी एसेट आपका पर्सनल यूज के लिए है, पर्सनल यूज है तो ये आपका बिजनेस एसेट नहीं है। ऑफिशियल यूज के लिए अगर आप लोग कोई भी एसेट को ले रहे हो तो चेक करो क्या आपने उसके ऊपर ITC क्लेम किया। यानी कि ये हमारे एग्जांपल में देखो, ये जो 18,000 रुपीज थे, क्या आपने उसको क्लेम किया है या नहीं किया? अगर 18,000 को क्लेम किया तो वो आपका बन जाएगा बिजनेस एसेट। अगर 18,000 यानी कि टैक्स कंपोनेंट को क्लेम नहीं किया तो इट इज नॉट कंसीडर्ड एज योर बिजनेस एसेट। ठीक है, एक बार सबसे पहले देख लो बिजनेस एसेट में क्या आता है और क्या नहीं आता। एसेट मतलब क्या? जो भी एसेट आप लोगों ने ऑफिशियल पर्पस के लिए लिया और ITC क्लेम किया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि समझो आपका कोई बिजनेस एसेट था, यानी कि एक ऐसा एसेट था जिसके ऊपर आपने ITC क्लेम किया और आपने उसको परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। भले ही फिर आपको पैसा नहीं मिला रहेगा तो भी हम लोग उसको क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। एक एग्जांपल से समझो, मैंने क्या किया, मेरे ऑफिस के लिए लैपटॉप परचेस किया, लेट्स से मैकबुक परचेस किया। क्या परचेस किया? मैकबुक। ऑफिशियल पर्पस के लिए था, ITC क्लेम किया था, तो ये मेरा बिजनेस एसेट बन गया। मेरे को 2 महीने बाद रियलाइज हुआ कि ये मुझे यूज करते नहीं आ रहा है मैकबुक, मेरे को नहीं आदत इसकी, तो मैंने वापस से लेनोवो का नया लैपटॉप खरीदा। बट ये लैपटॉप क्या करूंगा? तो ये लैपटॉप मैंने मेरे सिस्टर को परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, उसने मुझे कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया। बट क्योंकि ये मेरा बिजनेस एसेट था जिसके ऊपर मैंने ITC अवेल किया था और मैंने उसको परमानेंट ट्रांसफर कर दिया है, उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। किधर लिखा है ये? शेड्यूल 1 के पैरा 1 में। क्लियर है? चलो, अगर समझो आप लोगों ने ITC क्लेम ही नहीं किया या ITC ब्लॉक था, एक हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 17(5) जहां पे गवर्नमेंट ने सर्टन ITC आपको इनएलिजिबल करके रखा हुआ है, तो उस एसेट को अगर आप लोग ट्रांसफर करोगे तो वो इसके अंदर फॉल नहीं होगा क्योंकि आपने ITC क्लेम ही नहीं किया। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 के पैरा 1 में कंसीडर होना है, उसके लिए एलिजिबल एसेट होना चाहिए और ITC आपने उसके ऊपर क्लेम करना चाहिए। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट पढ़ाने के पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं, यहां पे ध्यान से देखना। ठीक है, कल यानी कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि GST के अंदर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। GST के अंदर क्या है? स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। तो एक एग्जांपल से समझो। ठीक है, एक यहाँ पे ना एक बंदा है, उसकी CA की फर्म है। कौन सी फर्म है? CA की फर्म है। किधर है फर्म? महाराष्ट्र में, मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो केस 1, उसकी और एक CA की फर्म है, उसकी और एक CA की फर्म है। किधर एक CA की फर्म? गुजरात। इधर है CA की फर्म गुजरात। कहने से इसका अलग रजिस्ट्रेशन रहेगा और इसका अलग रजिस्ट्रेशन रहेगा, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? उसका डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या बन जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, और यही पर्सन का है ना गोवा में अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का बिजनेस है। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बताया था आपको उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जहां से आपका आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई हो रहा। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, यानी कि आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लिया रहेगा बट बिजनेस आपका खुद का है, तो ये बन जाएगा आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन।
इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो डिस्टिंक्ट पर्सन यानी कि क्या, दूसरे स्टेट में सेम बिजनेस का आपका अलग रजिस्ट्रेशन होना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन यानी कि दूसरे स्टेट में आपका दूसरा बिजनेस होना, भले ही फिर वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है, फिर यहां पे क्या बोल रहे हैं, देखो शेड्यूल 1 का पैरा 2 क्या बोल रहा है, शेड्यूल 1 का पैरा 2 कि भैया कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन एक तो डिस्टिंक्ट पर्संस, डिस्टिंक्ट पर्सन मैंने आप लोगों को बता दिया क्या रहता है अभी, या तो बिटवीन हो रहा है रिलेटेड पर्सन। अभी रिलेटेड पर्सन मतलब क्या, उसको समझ के लो। एक तो दो पर्सन एक दूसरे के बिजनेस के अंदर क्या है, ऑफिसर्स है या डायरेक्टर्स है, उनको रिलेटेड पर्सन बोलेंगे। या तो कोई भी एक ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म है जिसके अंदर वो दोनों पर्सन लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं, तो दोनों एक दूसरे के रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। या तो उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो भी वो रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। या तो वो क्या कर रहे हैं ना, एक थर्ड पर्सन है जो दोनों के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25% और मोर का वोटिंग पावर या तो शेयर होल्डिंग रख रहा है। लेट से ए का कंपनी बी के अंदर 40% शेयर होल्डिंग है, सी के अंदर 60% शेयर होल्डिंग है, तो ए और बी तो रिलेटेड है, ए और सी भी रिलेटेड है, साथ ही साथ में बी और सी भी क्या बन जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर, ए ने बी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल किया तो ए और बी रिलेटेड बन जाएंगे। या तो थर्ड पर्सन ने उन दोनों को कंट्रोल किया, मतलब मिस्टर ए ने बी को भी कंट्रोल किया, सी को भी कंट्रोल किया, तो बी और सी भी क्या बन जाएंगे, रिलेटेड। या तो ये दोनों ने मिलके थर्ड पर्सन को कंट्रोल किया, यानी कि ए और बी ने मिलके सी को कंट्रोल किया, तो ए और बी भी क्या बन जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। फिर अगला पॉइंट आता है, दे आर द पर्सन ऑफ सेम फैमिली। फैमिली की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है, क्या रहता है फैमिली की डेफिनेशन। अगर आपके स्पाउस और चिल्ड्रन है तो ये आपकी हमेशा फैमिली माने जाएंगे। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, अगर ये आपके ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट है तो ही फैमिली माने जाएंगे, वरना फैमिली नहीं माने जाएंगे। आ रहा याद। या तो वन ऑफ देम इज सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनर ऑफ अदर, तो भी क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। ठीक है, एक बार ठीक है। चलो फिर अभी ध्यान से सुनना, आप लोग भैया क्या कर रहे हो, स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो या तो ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हो, और ये डिफरेंट स्टेट में कर रहे हो। लेट से मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महाराष्ट्र में है और मेरा गोडाउन गुजरात में है, तो कहने से दो स्टेट आ गए तो दो रजिस्ट्रेशन आ गए। तो महाराष्ट्र के गोडाउन का फैक्ट्री का गुड्स गुजरात के गोडाउन में जा रहा है, तो भी इसको हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई, क्योंकि दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन है और ट्रांसफर हो रहा है। बट अगर ये सेम स्टेट में ट्रांसफर हो रहा, लेट से मैंने मैन्युफैक्चर किया मुंबई में, मैन्युफैक्चर किधर किया, मुंबई, और मेरा जो वेयर हाउस है वो किधर है, पुणे में, तो अभी गुड्स मुंबई से पुणे जा रहे हैं, तो चेक करो इसको सप्लाई मानेंगे या नहीं। तो सबसे पहले आपके कितने रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि आप एक स्टेट में काम कर रहे हो, आपका सिंगल रजिस्ट्रेशन है, सिंगल रजिस्ट्रेशन है तो सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। बट आपने क्या किया, मुंबई का अलग रजिस्ट्रेशन लिया और पुणे का रजिस्ट्रेशन सेपरेट लिया हुआ है, यानी कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, तो हम लोग उसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है गिफ्ट। आप लोग क्या दे रहे हो, गिफ्ट। अगर गिफ्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में दिया जा रहा है, 50,000 रुपीज तक पूरे साल का है तो जीएसटी नहीं आएगा। बट अगर ये अमाउंट 50,000 के ऊपर चला गया तो पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी आएगा। लेट्स से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 40,000 का मोबाइल गिफ्ट किया, जीएसटी नहीं आएगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 70,000 का मोबाइल गिफ्ट किया तो सप्लाई माना जाएगा 70,000 रुपीज पूरे अमाउंट का। ठीक है। बट अगर यही ट्रांजैक्शन कोई भी रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, लेट्स से मिस्टर, एक देखो ए और बी ये दोनों कौन थे, बिजनेस पार्टनर थे। कौन थे, बिजनेस पार्टनर। तो कहने से ये दोनों बन जाएंगे रिलेटेड पर्सन। और ए का है ना, एक दूसरा साड़ी का भी शॉप था,
कौन सा शॉप था? साड़ी का। तो ए ने बी को ना 10,000 रुपीज की साड़ी गिफ्ट की, तो ये 10,000 को भी क्या माना जाएगा? सप्लाई, क्योंकि 50,000 का लिमिट सिर्फ किसके बीच में है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अगर दूसरे रिलेटेड पार्टी ने कोई भी ट्रांजैक्शन किया उसको बेसिक एग्जेम्पशन का लिमिट नहीं है। और सर अगर गिफ्ट कोई अनरिलेटेड पर्सन एक दूसरे को दे रहे तो कंसीडरेशन मिसिंग है, तो सप्लाई माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि सप्लाई होने के लिए दो बातें चाहिए ना, एक तो क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन, दूसरा क्या होना चाहिए? बिजनेस। यहाँ पे ये रिलेटेड पर्सन नहीं है, कंसीडरेशन भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, हेंस इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर है? चलो फिर अगला पॉइंट बात करता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में के ट्रांजैक्शन। देखो, गुड्स सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल टू एजेंट, या एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को खरीद रहा है और प्रिंसिपल को पेमेंट कर रहा है, इवन विदाउट कंसीडरेशन, इसको सप्लाई मानेंगे। समझाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना पहले। सप्लाई ऑफ गुड्स कवर्ड है, सप्लाई ऑफ सर्विस कवर्ड नहीं है। एग्जांपल से समझो, एकदम ध्यान से सुन के लेना। यहाँ पे मिस्टर ए है, बिजनेस कर रहा था महाराष्ट्र में। इसने क्या किया? गुजरात में एक एजेंट को अपॉइंट किया, उसको 100 यूनिट्स, चलो 1000 यूनिट्स ऑफ टीवी दिए। एजेंट को बोला तू आगे इसको क्या करेगा? सप्लाई करेगा। किसको सप्लाई करेगा? कस्टमर को। कस्टमर तेरे को पेमेंट करेगा, तू क्या करेगा? पेमेंट में से माइनस करेगा तेरा कमीशन, और आगे मुझे क्या दे देगा? मेरा पेमेंट आफ्टर कमीशन। ठीक है? तो यहां पे जब प्रिंसिपल ने एजेंट को 1000 टीवी दिए थे, कहना है से उस केस में कंसीडरेशन मिसिंग था। उस केस में कंसीडरेशन क्या था? मिसिंग। अभी ध्यान से सुनना, ये एजेंट आगे जो कस्टमर को सप्लाई कर रहा है उसका इनवॉइस किसके नाम पे? उसका क्या चेक करेंगे? इनवॉइस। अगर वो इनवॉइस एजेंट के नाम पे है, किसके नाम पे है? एजेंट के नाम पे, तो यहाँ पे भले ही कंसीडरेशन मिसिंग हो, सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सप्लाई। बट अगर यही इनवॉइस सीधा प्रिंसिपल के नाम पे, किसके नाम पे है? प्रिंसिपल, तो भैया ये सप्लाई माना जाएगा, सीधा प्रिंसिपल ने किसको किया? एंड कंज्यूमर को किया। तो ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आगे जो सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो सप्लाई हो रहा है, उसका इनवॉइस किसके नाम पे होना चाहिए? एजेंट के नाम पे होना चाहिए। अगर एजेंट के नाम पे है तो सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू एजेंट इवन इफ विदाउट कंसीडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। समझा क्या? समझा क्या? चलो फिर एक पॉइंट आता है आप लोगों का, डेल क्रेड एजेंट क्या होते हैं? डेल क्रेड एजेंट ध्यान से सुन के लेना। यहां पे प्रिंसिपल ने गुड्स को सप्लाई किया एजेंट को। प्रिंसिपल ने गुड्स को किसको सप्लाई किया? एजेंट। एजेंट किसको सप्लाई करेगा? कस्टमर। तो रियल लाइफ में क्या होगा? कस्टमर पेमेंट करेगा एजेंट को, एजेंट अपना कंसीडरेशन कमीशन कट करके रिमेनिंग पेमेंट किसको देगा? प्रिंसिपल। बट अगर यही कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया तो कहने से अल्टीमेट लॉस बन जाएगा प्रिंसिपल का, क्योंकि एजेंट तो प्रिंसिपल को पेमेंट नहीं देने वाला है। ये बन गया आपका नॉर्मल सप्लाई। बट अगर ये एजेंट ले रहा है पेमेंट ऑफ गारंटी, सॉरी पेमेंट ऑफ गारंटी नहीं, उल्टा बोल दिया, क्या ले रहा है ये? गारंटी ऑफ पेमेंट। अच्छा, गारंटी ऑफ पेमेंट यानी कि क्या? एजेंट बोल रहा कि कल जाके अगर कस्टमर ने पैसा आपको नहीं भी दिया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पैसा देना। तो ऐसे एजेंट्स को बोला जाता है डेल क्रेड एजेंट्स। क्या बोला जाता है? डेल क्रेड एजेंट्स। यहां तक समझा? अभी सबसे पहले क्या डेल क्रेड एजेंट्स को भी एजेंट बोल के क्लासिफाई करेंगे क्या? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि भैया इनवॉइस किसके नाम पे। अगर इनवॉइस एजेंट के नाम पे है तो डेल क्रेड एजेंट को भी क्या माना जाएगा? आपका एजेंट माना जाएगा। बट अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे है, इनवॉइस किसके नाम पे है? प्रिंसिपल नाम पे, तो डेल क्रेड एजेंट को एजेंट नहीं माना जाएगा। यहां तक समझा? ठीक है। अभी कुछ सिचुएशंस को समझ के लो, मैं यहां पे लिखवा के दूंगा आप लोगों को, ध्यान से सुनना। यहां पे क्या हो गया? प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया एक आइटम, लेट से वो था 10,000 रुपीज का, और एजेंट ने आगे कस्टमर को दिया।
प्रिंसिपल ने क्या बोला था, आपको 30 डेज के अंदर पेमेंट लेना है। कस्टमर बोला सर मैं पेमेंट करूंगा 60 डेज के अंदर, तो ये एडिशनल 30 डेज का चार्ज किया गया 1000 रुपीज। यहां तक समझा आपको? ठीक है। सिचुएशन नंबर 1, जो इनवॉइस है ना वो इनवॉइस था प्रिंसिपल के नाम पे। इनवॉइस किसके नाम पे था? प्रिंसिपल नाम के नाम पे। और ये 30 डेज का एक्सटेंशन कौन दे रहा, अभी वो क्वेश्चन है। 30 डेज का एक्सटेंशन दे रहा है प्रिंसिपल खुद, यानी कि ये कस्टमर को 60 डेज बाद पेमेंट करने का परमिशन किसने दिया? प्रिंसिपल ने। तो भैया यहाँ पे जो प्रिंसिपल ने सप्लाई किया था कस्टमर को, उसका वैल्यू माना जाएगा सीधा 10,000 प्लस 1,000 दैट इज इक्वल टू 11,000। ऐसा माना जाएगा प्रिंसिपल ने कस्टमर को सप्लाई किया 11,000 रुपीज का। बट ये जो 30 डेज का अगर एक्सटेंशन मानेंगे, ये दिया है एजेंट ने। मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, एजेंट ने 30 डेज बाद प्रिंसिपल को 10,000 का पेमेंट कर दिया, और कस्टमर ने एजेंट को 60 डेज बाद 11,000 का पेमेंट किया। तो इस केस में क्या होगा मालूम है क्या? ऐसा माना जाएगा प्रिंसिपल ने कस्टमर को सप्लाई किया 10,000 रुपीज का, फिर जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स है, और ये जो एजेंट है उसने कस्टमर को 1,000 रुपीज का सप्लाई ऑफ सर्विस किया है, इंटरेस्ट बोल के। ट्रांजैक्शन को समझो ध्यान से। इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे, 30 डेज का एक्सटेंशन प्रिंसिपल ने दिया, तो सप्लाई 10,000 प्लस 1,000 11,000 का माना जाएगा। बट अगर यही एक्सटेंशन एजेंट ने दिया इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे, तो प्रिंसिपल ने कस्टमर को सप्लाई 10,000 का किया, एजेंट ने कस्टमर को सप्लाई 1,000 रुपीज का किया इंटरेस्ट का। बट अगर यही इनवॉइस जो है, यही इनवॉइस ये एजेंट के नाम पे रहता, तो सीधा माना जाता एजेंट ने कस्टमर को 10,000 प्लस 1,000 दैट इज इक्वल टू 11,000 का सप्लाई किया। समझा क्या? चलो बढ़ेंगे आगे। ये सब यहाँ पे क्लेरिफिकेशन में लिखा हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आप लोग सर्विसेज को क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो। सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे, तो सबसे पहले अगर आप कंसीडरेशन पे कर रहे हो, सर्विसेज को इंपोर्ट किया, कंसीडरेशन पे किया, इसको हर बार आप लोग क्या मानोगे? सप्लाई। हमेशा क्या मानोगे? सप्लाई। अगर आप लोग सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो विदाउट कंसीडरेशन, तो चेक करो क्या वो आप आपके रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट कर रहे हो, या आप ही की खुद की एस्टेब्लिशमेंट जो इंडिया के बाहर है उससे कर रहे हो। अगर आप उससे नहीं कर रहे तो सप्लाई नहीं मानोगे। बट अगर ये आपका रिलेटेड पर्सन है या आप ही की एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के बाहर है उससे इंपोर्ट कर रहे हो, तो चेक करो बिजनेस के लिए कर रहे हो या अदर पर्पस के लिए। बिजनेस के लिए कर रहे हो तो सप्लाई मानेंगे, पर्सनल पर्पस के लिए रहेगा तो सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, वापिस से ध्यान से सुनना, एकदम फटक से आंखें बंद करो और सिर्फ सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग देखना, आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया, आंखें बंद विजुअलाइज करना चालू मेरे साथ सब लोग। ठीक है, आपने सर्विसेज को क्या किया? इंपोर्ट किया, कंसीडरेशन पे किया। अगर कंसीडरेशन पे किया तो सप्लाई मानेंगे, कंसीडरेशन पे नहीं किया तो चेक करो क्या ये आपका रिलेटेड पर्सन है या आप ही के एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के बाहर है। अगर ऐसा नहीं है तो सप्लाई नहीं मानोगे। बट अगर ये आपका रिलेटेड पर्सन है तो चेक करो क्या ये सर्विसेज आपने बिजनेस के लिए ली या पर्सनल पर्पस। बिजनेस रहेगा तो सप्लाई नहीं तो सप्लाई मानेंगे, पर्सनल पर्पस है तो सप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर है? चलो अगला, भैया अगर आपने किसी को फ्री सैंपल या गिफ्ट दिया, बिजनेस बढ़ाने के लिए आपने किसी को क्या किया? फ्री सैंपल दिया, तो फ्री सैंपल या गिफ्ट दिया यानी कि कंसीडरेशन मिसिंग है। क्योंकि कंसीडरेशन मिसिंग है इसके लिए सप्लाई नहीं मानेंगे। बट अगर आप लोग बाय वन गेट वन ऑफर दे रहे हो तो मुन्ना जो सेकेंड जीन्स या सेकेंड शर्ट या जो भी सेकेंड फ्री आइटम आप बोल रहे हो ना, वो बोलने के लिए फ्री है, उसका पैसा तो ओरिजिनल आइटम में आप लोगों ने ले लिया रहेगा ना। तो फ्री वाले आइटम को भी आप लोग क्या मानोगे? सप्लाई मानोगे, क्योंकि आप सिर्फ इधर फ्री बोल रहे हो और उसका पैसा आप लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है। क्लियर है? फिर ये 71AA गोकुल धाम सोसाइटी की चॉकलेट और जेठालाल, वो एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कवर करवा दिया है। ठीक है, चलो शेड्यूल 2 पढ़ेंगे, उसके पहले एक छोटा
ठीक है, फ्रेश होके आ गए आप लोग भी। चलो अभी ध्यान से सुनना, शेड्यूल 2 है ना, अभी ये शेड्यूल 2 आप लोगों को एक ट्रांजैक्शन को बाइफरकेट करके बताएगा कि भैया या तो तू सप्लाई ऑफ गुड्स है या तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ट्रांसफर। देखो ट्रांसफर आप या तो टाइटल करते हो या तो करते हो राइट टू यूज। टाइटल ट्रांसफर करना यानी कि इन शॉर्ट ओनरशिप देना। टाइटल देना मतलब क्या देना, ओनरशिप। तो ओनरशिप या तो आप इमीडिएटली दे दो या तो फ्यूचर डेट पे दे दो, इसको मानेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। ओनरशिप आज दो या तो फ्यूचर डेट पे ओनरशिप जा रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। सिर्फ राइट टू यूज दे रहे हो तो क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। पहला वाला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, अगर आपके पास लैंड है या आपके पास बिल्डिंग है यानी कि कमर्शियल स्पेस, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग को आप लोग लीज पे दे रहे हो यानी कि टेम्पररी यूज करने का परमिशन दे रहे हो, उसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। फिर अगर कोई भी सामने वाले पर्सन के गुड्स है, अच्छा गुड्स मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, और आप उसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट और प्रोसेस कर रहे हो, ट्रीटमेंट और प्रोसेस के अंदर आपका गुड्स भी लग रहा है, आपके सर्विसेज भी लग रहे हैं, तो भी हम लोग उसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जांपल से सुनना, आपने आपका शर्ट स्टिच करने के लिए किसी के पास दिया, तो सामने वाला अपना कटिंग स्टिचिंग का सर्विस दे रहा है, साथ ही साथ में थ्रेड और बटन को भी यूज कर रहा है, उसको क्या मानेंगे हम लोग, सप्लाई ऑफ सर्विस। या तो आपकी गाड़ी पे डेंट आ गया था, आपका कलर चला गया गाड़ी का, आप शोरूम में गए, शोरूम वाले ने पेंट भी दिया और पेंटिंग का सर्विस भी दिया, इसको बोलते हैं अपन सप्लाई ऑफ सर्विस। और जब कब मूवेबल प्रॉपर्टी पे गुड्स और सर्विसेज दोनों लगता है उसको बोला जाता है जॉब वर्क। क्या बोलेंगे उसको, जॉब वर्क, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, आपका कोई भी बिजनेस एसेट है, आपने उसको ट्रांसफर या डिस्पोज कर दिया, बिजनेस एसेट को ट्रांसफर या डिस्पोज कर दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स। बिजनेस एसेट को आप लोग पर्सनल यूज के लिए लेने लग गए, सप्लाई ऑफ सर्विस। अगले पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आपने एक बिजनेस चालू किया था जिसके अंदर आप लोगों ने 100 मोबाइल फोन को परचेस किया और आपको 1 लाख रुपीस का जीएसटी का क्रेडिट मिला। जीएसटी का क्या मिला, क्रेडिट, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने इसमें से 60 मोबाइल फोन बेच दिए, 60 मोबाइल फोन, और 90,000 का आपका आ रहा था लायबिलिटी पे करने के लिए। तो कहने से आपने 90,000 को 1 लाख में से पे कर दिया। तो आज के टाइम पे आपके पास 40 मोबाइल फोन है और 10,000 रुपीज का क्या है आपके पास, आईटीसी। अभी ड्यू टू एनी रीजन आप लोग आपका बिजनेस क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो। गवर्नमेंट का क्या बोलना है कि देखो हमने आपको 100 मोबाइल फोन पे 1 लाख रुपीस का आईटीसी क्लेम करने क्यों दिया था, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आप 100 मोबाइल फोन बेचोगे, रेसिडेंट से टैक्स कलेक्ट करोगे, उसमें से 1 लाख का आपने जो टैक्स पे किया उतना माइनस करोगे और जितने का आपने वैल्यू ऐड किया उतना टैक्स आप हमें पे करोगे। तुम बोले सही है। गवर्नमेंट बोला देख मुन्ना तूने 60 मोबाइल फोन बेचे बट 40 अभी तक बेचे नहीं है और तू तेरा बिजनेस क्या कर रहा है, बंद। तो देख, तो जो तेरे पास 40 मोबाइल फोन इन स्टॉक है, 40 मोबाइल फोन क्या है, इन स्टॉक, तू उसको बेच या मत बेच, बट क्योंकि तू तेरा बिजनेस बंद कर रहा, मैं इन 40 मोबाइल फोन को, एक ही मिनट, एक ही सेकंड, कुछ तो इधर इशू हो गया शायद से। चलो, मैं इन 40 मोबाइल फोन को क्या मानूंगा, सप्लाई ऑफ गुड्स मानूंगा। तो तुझे देख, तूने 100 मोबाइल फोन का 1 लाख रुपीज आईटीसी क्लेम किया, तो 40 मोबाइल फोन का कितना आता है, 40,000 का तुझे क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तेरे पास 10,000 रुपीज का क्या था, आईटीसी था, तो तू मुझे 30,000 किस में पे करेगा, कैश में पे करेगा। तू भले ही उसको बेच या मत बेच, तेरे गोडाउन में पड़ा है, तेरे शॉप में पड़े 40 मोबाइल फोन और तूने तेरा बिजनेस बंद कर दिया, मैं उसको मान लूंगा सप्लाई ऑफ गुड्स। या तो तू तेरा बिजनेस बंद कर रहा है बट तेरा बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है एज गोइंग कंसर्न। मतलब क्या हो गया, देख तेरा बिजनेस पहले इंडिविजुअल था, अभी पार्टनरशिप में चल रहा है, तो इंडिविजुअल का पैन कार्ड अलग था, तू पार्टनरशिप का नया पैन कार्ड बना के बिजनेस चालू कर रहा। या तो बिजनेस पहले पप्पा करते थे, उन्होंने बंद करके अभी सन के पास बिजनेस दे दिया। तो बिजनेस अगर कंटिन्यूड एज गोइंग कंसर्न, तो कहना है जो न्यू बिजनेसमैन है, जो न्यू बिजनेस चला रहा, वो ये 40 मोबाइल फोन को सप्लाई करेगा।
उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। अरे हाँ या नहीं? तो अगर बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न कंटिन्यू हो रहा है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, बट अगर आपने सिर्फ बिजनेस बंद कर दिया और आपके पास स्टॉक पड़ा है तो हम लोग उसको सप्लाई मानेंगे। क्लियर है? चलो अगला पॉइंट। फिर आता है, यही सब पॉइंट इधर मैंने लिखवा के दिए। फिर आता है आप लोगों का शेड्यूल 2 का पैरा 5। शेड्यूल 2 का कौन सा पैरा आता है आपका? पैरा 5। इसके अंदर सारे वो एक्टिविटीज है जिनको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। ध्यान से सुनना। पहला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो शेड्यूल 2 के पैरा 2 में अगर आप लोग देखोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है। इधर क्या लिखा है? लैंड एंड बिल्डिंग को भी रेंट पे देना, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। तो सर इधर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों? तो एक बात को समझो, मेरा है ना ऑयल एक्सट्रैक्शन का मशीन है जो कि समुद्र के अंदर मैंने फिट कर दिया। ये प्लांट एंड मशीनरी है, मैं इसको निकाल नहीं सकता, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, ये मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। तो अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दे रहे हो उसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो यहां पे समझ के लो इसको। देखो यहां पे क्या हो रहा है ना, एकदम ध्यान से समझ के लेना। यहां पे मेरा एक डेट पे कंप्लीशन स्टार्ट हो रहा है, सॉरी कंप्लीशन नहीं, सॉरी, यहां पे मेरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है। मेरा मतलब मेरे एक प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है। यहां पे हो रहा है मेरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यहां पे क्या मिल रहा है मुझे एक डेट पे? कंप्लीशन सर्टिफिकेट, या तो दूसरा वर्ड बोल सकते इसको फर्स्ट ऑक्यूपेंसी का परमिशन। मेरे टोटल थे यहाँ पे 100 फ्लैट्स, पर फ्लैट का कॉस्टिंग था 1 करोड़। प्रोजेक्ट कितने रुपीस का हो गया? 100 करोड़। ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड, ये कौन सा पीरियड है रे? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से लेके कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने तक का। मेरे यहाँ पे 60 फ्लैट्स बुक हो गए। 60 फ्लैट्स क्या हो गए? बुक हो गए। और पर फ्लैट मैंने ना सिर्फ 2 लाख रुपीस का एडवांस लिया। पर फ्लैट कितने रुपीस का एडवांस लिया? 2 लाख का एडवांस। तो कहना है इससे 60 इंटू 2, मेरे को यहाँ पे 1.20 करोड़ रुपीस मिले। तो ये जो 60 फ्लैट्स है जिसका मुझे एनी अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन मिल रहा है प्रायर टू कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इसको पूरे अमाउंट को माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। पूरा अमाउंट यानी कि 60 फ्लैट, और एक फ्लैट का कॉस्टिंग कितना है? 1 करोड़। तो 60 करोड़ को माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी कि यहां पे मेरे कितने फ्लैट्स बचे? 40 फ्लैट्स। कहने से इसका एंटायर कंसीडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो इसका कॉस्टिंग कितना आएगा मेरा? 40 करोड़। 40 फ्लैट्स इंटू 1 करोड़ इच, 40 करोड़। इसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। समझा क्या? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। फिर अगला पॉइंट बोलते हैं मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, उसको टेम्पररी ट्रांसफर किया, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। या तो अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा हूं, डिजाइन कर रहा हूं, प्रोग्राम कर रहा हूं, कस्टमाइज कर रहा हूं, एडेप्ट कर रहा हूं, अपग्रेड कर रहा हूं, एनहांस कर रहा हूं, इसको मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जाम्पल से समझ के लो, मैंने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर किसी के लिए बनाया, वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बट मेरे पास प्रीपैक्ड सॉफ्टवेयर है जो मैंने किसी को दिया, वो सप्लाई ऑफ गुड्स बनाए माना जाएगा। मेरे पास प्रीपैक्ड सॉफ्टवेयर है बट मैंने उसका सिर्फ लाइसेंस टू यूज दिया है, वो भी क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है कुछ नहीं करना, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, उसको भी क्या मानेंगे हम लोग? सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। एक एग्जांपल से समझ के लो जो एग्जाम के अंदर कई बार आता है। यहाँ पे ना एक पर्सन बिल्डिंग बना रहा था 5 फ्लोर्स की। यहाँ पे एक बिल्डिंग थी जो ऑलरेडी कितने फ्लोर्स की थी? 3 फ्लोर्स। ये थी बिल्डिंग ए, ये थी बिल्डिंग बी, ए की और बी की। ए ने बी को क्या बोला कि तू है ना सिर्फ 3 फ्लोर बनाना, क्योंकि तू 5 फ्लोर बनाएगा तो मेरे यहाँ पे सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी आना। तो बी ने एग्री किया। बी ने कितने फ्लोर बनाए? 3 फ्लोर। और 2 फ्लोर नहीं बनाने के लिए इसने इसको दिए लेट्स से 2 करोड़ रुपीस। तो ये 2 करोड़ रुपीस को भी माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस।
क्योंकि ये जो मिस्टर बी है उसने 2 फ्लोर कंस्ट्रक्ट नहीं किए, तो नहीं करना भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है। फिर अगर आप लोग राइट टू यूज दे रहे हो कोई भी पर्सनल एज पर्पस, कोई भी चीज का पर्सनल पर्पस के लिए, उसको भी माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। मेरे पास मोबाइल था, सैम सर हमारे एक दोस्त थे, वो 6 दिन के लिए कहीं घूमने जा रहे थे, बोले आपका फ़ोन दो, मुझे उसके अंदर फोटोज लेने हैं। तो मैंने फ़ोन उनको 6 दिन के लिए दिया, उन्होंने मुझे इसके 6,000 रुपये दिए, इसको माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। फिर आता है शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज ए। ये बात करता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की। अगर कोई भी आप लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, ध्यान से सुनना, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हो, उसको बोला जाता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ये जो क्लासरूम है, मैंने एक पेंटर को बोला आप पेंट लेके आओ और पेंट करके दो क्लास को, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी उन्होंने पेंटिंग का सर्विस दिया और पेंट भी वो लेके आए, उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अगला पॉइंट बात करता है, अगर आप लोग रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे हो अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो यहाँ पे 2 बातें, एक तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और एक दूसरा कौन सा बन गया आपका रेस्टोरेंट का सर्विस, इसको माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। चलो फिर आता है टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट। देखो विराट कोहली एक लैंड ओनर था, उसने अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा को वहां पे रहना नहीं था, उन्होंने वो प्रॉपर्टी मुझे दी रहने के लिए। और देखो अभी यहाँ पे ये बंदे के पास पावर था, आगे किसको देना है अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, अपनी मतलब किसकी, विराट कोहली भाई की। तो लेट से विराट कोहली ने इसको प्रॉपर्टी दी थी 20,000 पर मंथ रेंट से, उन्होंने मुझे दी 22,000 रुपीज पर मंथ रेंट से। तो रोहित शर्मा के लिए टेनेंसी प्रीमियम कितना हो गया 2,000, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है। चलो फिर अगला आता है टैक्सेबिलिटी ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस कॉम्पेंसेशन एंड पेनल्टी। देखो एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन सिचुएशन या टू डू एन एक्ट, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया हुआ है। वापिस से सप्लाई ऑफ सर्विस किसको माना गया हुआ है, कोई भी एक्ट से रिफ्रेन करना, टॉलरेट करना या कोई भी एक्ट को करना, इसको क्या माना गया हुआ है, इसको क्या माना गया हुआ है, सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया हुआ है। मतलब सबसे पहले एक एक्सप्रेस या इंप्लाइड एग्रीमेंट होना चाहिए और उसके लिए कंसिडरेशन इन रिटर्न फ्लो होना चाहिए। बट अगर कोई भी लिक्विडेटेड डैमेजेस है, लेट से यहाँ पे मिस्टर ए है और यहाँ पे मिस्टर बी है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें बी ए को सप्लाई करने वाला था एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बी ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, इसके लिए बी ने ए को क्या किया 10 लाख रुपीस के लिक्विडेटेड डैमेजेस पे किए। तो ये 10 लाख रुपीस के डैमेजेस ए को ये टॉलरेट करने के लिए पैसा नहीं मिला, जो बी का फेलोर है वो टॉलरेट करो उसके लिए नहीं मिला, बल्कि ए ने उसको टॉलरेट नहीं किया इसके लिए उसको वो पैसा मिल रहा है 10 लाख रुपए। तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस दे आर पेमेंट फॉर नॉट टॉलरेटिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ए ने टॉलरेट किया रहता था तो उसने बी से पैसा ही नहीं लिया रहता, बट वो बी से पैसा क्यों ले रहा है, क्योंकि वो ये गलती को टॉलरेट नहीं कर रहा, इसके लिए इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। फिर चेक डिसऑनर फी, आपने बैंक में एक चेक दिया, वो चेक आपका डिसऑनर हो गया, तो ये आपका जो चेक डिसऑनर हो रहा है बैंक उसको टॉलरेट नहीं कर रहा, बैंक उसके ऊपर आपसे चेक डिसऑनर का फीस लगा रहा है 500 रुपए। तो क्योंकि बैंक ये एक्ट को टॉलरेट नहीं कर रहा, इसके लिए वो आपसे 500 रुपीज का पेनल्टी ले रहा, तो उसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, आप गाड़ी पे से जा रहे थे, अपने सिग्नल को तोड़ दिया, सामने पुलिस वाले ने पकड़ा, आपसे 1000 रुपीज लिए। 1000 रुपीज उसने आपसे क्यों लिए, क्योंकि उसने टॉलरेट नहीं किया आपका सिग्नल तोड़ना, इसके लिए 1000 रुपीज को भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर आता है 4 फीचर ऑफ सैलरी। आपने कंपनी ज्वाइन की जहां पे आपका पेमेंट था 1 लाख रुपीज पर मंथ, आपको एम्प्लॉयर ने क्या बोला था, हम आपको 90,000 पर मंथ देंगे, और ये जो आपके 10,000 रुपीज है ना पर मंथ, वो हम आपको तब देंगे जब आपने हमारे यहाँ पे 12 मंथ्स पूरा काम किया। तो आपने क्या किया, 8 मंथ्स काम किया, फिर आपने कंपनी को छोड़ दिया, तो कहना है इससे आपके एम्प्लॉयर ने 8 मंथ के 10,000 रुपीज यानी कि 80,000 रुपीज आपसे फोरफिट कर लिया। तो ये जो 80,000 रुपीज उसने आपके फोरफिट कर लिए, इसमें आपने कोई भी सर्विसेज एम्प्लॉयर को नहीं दी थी, एम्प्लॉयर ने 80,000 रुपीज फोरफिट किए क्योंकि आप कंपनी बीच में से छोड़ के जा रहे हो, एम्प्लॉयर ने उस बात को टॉलरेट नहीं किया। समझा क्या।
फिर आता है लेट पेमेंट सरचार्ज। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक मोबाइल बेचा था और बोला था पेमेंट तू करेगा 30 डेज बाद, अगर तूने उससे ज़्यादा डिले किया तो मैं तेरे से पर डे 100 रुपीज़ का पेनल्टी लूंगा। बी ने ए को पेमेंट किया 40 डेज बाद, तो कहना इसे 10 डेज का डिले हो गया, तो 10 डेज के 100 रुपीज़ के हिसाब से 1000 रुपीज़ का पेनल्टी ए ने कलेक्ट किया बी से। क्यों कलेक्ट किया? क्योंकि ए ने टॉलरेट किया बी का पेमेंट लेट देना। ए ने क्या किया? टॉलरेट किया बी का पेमेंट लेट देना, तो इसको सप्लाई माना जाएगा क्योंकि ए यहां पे टॉलरेट कर रहा है। फिर आता है फिक्स चार्जेस फॉर पावर। मैं बहुत थक गया ये पूरे रूटीन दुनिया से, तो मैंने सोचा मैं ना 6 महीने के लिए कहीं तो घूमने 2 महीने के लिए कहीं घूमने चला जाता हूं, तो मैं 2 महीने के लिए घूमने चला गया। कहने से फिर भी 2 महीने का मेरा लाइट बिल तो आएगा। 2 महीने का क्या आएगा? लाइट बिल। एक मिनिमम लाइट बिल चार्जेस बैंक MSC भी आपसे लेता है, तो ये जो 2 महीने का लाइट बिल है ये भी GST के अंदर आएगा। बट मुझे बताओ ना, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में नील रेटेड सप्लाई है। कौन सा रेटेड सप्लाई? नील रेटेड सप्लाई। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स पावर चार्जेस है इसके ऊपर GST लगेगा, बट क्या रेट से लगेगा? नील रेट से लगेगा। ठीक है। फिर आता है एक कैंसलेशन चार्जेस। कैंसलेशन चार्जेस यानी कि क्या? लेट से आप लोगों ने यूरोप की ट्रिप बुक की 15 डेज 14 नाइट्स की, आपने इसके लिए 4 लाख रुपीस पे कर दिए। तो जैसे ही आप लोगों ने टिकट बुक की, तो वो जो भी बंदे से अपने टिकट बुक की रहेगी, लेट से मेक माई ट्रिप से आपने बुक की, तो मेक माई ट्रिप ने बैक एंड में क्या किया रहेगा? आपके लिए फ्लाइट रिजर्व कर दी रहेगी, वहाँ पे होटल बुक कर दिए रहेंगे, वहाँ पे आप लोगों को जो भी अम्यूजमेंट पार्क वगैरह उसकी टिकट्स वगैरह बुक करना स्टार्ट कर दिया रहेगा। आपने कल जाके ये कैंसिल कर दिया, तो मेक माई ट्रिप ने 10% आपसे लिए कैंसिलेशन चार्जेस। कितने रुपीस के लिए लिए? 40,000। अभी बात आती है क्या ये 40,000 रुपीज सप्लाई है क्या? तो देखो वो 40,000 आपसे क्यों ले रहा है? क्योंकि उसने अपना बैकएंड के अंदर काम चालू कर दिया था, होटल रिजर्व करना, फ्लाइट को बुक करना, यानी कि उसने जो भी सर्विसेज दिए थे उसके लिए 40,000 रुपीज लिए, तो ये 40,000 को सप्लाई माना जाएगा। समझा क्या? क्लियर है? चलो एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में हम लोग इधर नेगेटिव लिस्ट और आपका सेक्शन 8 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।